Good morning, my dear students. I hope you all are safe and at home. Last time I told you that we have started a channel of New English for online teaching, and definitely I hope you all have subscribed it. Tell your other friends also to subscribe our channel and to attend the lectures on YouTube. Last time when I started with my lecture, I explained you about the various topics that we are going to see in bookkeeping and accountancy. Okay, and then I gave an introduction to bills of exchange. Again, today we will see in short that what we have learned that day. हम एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे और देखेंगे कि उस दिन हमने क्या क्या पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में. डेफिनेटली I'll tell you, वो हमारा कोई लेक्चर हमने स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन था. सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था. आज थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ट्रेड बिल है. उस दिन मैंने आपको बताया एक ट्रेड बिल होता है. ये स्टार्ट होता है एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन में से. ये स्टार्ट होता है एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन में से. मतलब जब दो व्यापारी के बीच में एक क्रेडिट ट्रेड होता है, लेन देन होता है, बेचना खरीदना होता है, तो वहां से ओरिजिनेट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, दैट डे आई एक्सप्लेन यू अबाउट दैट. ओके, इसीलिए इसे ट्रेड बिल भी कहा जाता है और पॉपुलरली इन इंडियन लैंग्वेजेस इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन हुंडीज. दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, I told you that it comes under the Indian Negotiable Instrument Act 1881 under section 5. Okay, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है. ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि दो लोग बैठे हैं, चलो उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे ही छोटा मोटा वर्बल कॉन्ट्रैक्ट. नो, it is a written document. It has an legal importance. Okay, तो उस दिन मैंने जब आपको बताया कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया आपको. वहां पर दो लोग थे, एक था अजय और एक विजय. एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि ये जो अजय है ये होलसेलर है, ये बड़ा व्यापारी है, और विजय ये रिटेलर है, एक छोटा व्यापारी है. अब ये रिटेलर लोग जैसे सामान खरीदते हैं होलसेलर से, वैसे ही उस एग्जाम्पल में भी विजय ने सामान खरीदा अजय से, और फिर एज ए प्रूफ, ओके, उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ, या फिर अजय को कुछ गारंटी चाहिए थी कि भाई मुझे पैसे बराबर से मिलने चाहिए, मेरे पैसे, मेरा बैड डेट्स नहीं होना चाहिए था, नहीं है. उसीलिए अजय ने एक बिल ड्रॉ किया, एक बिल ड्रॉ किया. उस दिन भी मैंने आपको बताया नहीं कि बिल के अंदर क्या क्या लिखा होता है. I'll tell you, definitely I'll tell you, but not today also. I want to just make confirm कि आपको कंसेप्ट समझा है क्या नहीं. और ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर और कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, उसके बाद हम वो कंटेंट वगैरह देखेंगे. ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये अजय ने एक बिल ड्रॉ किया विजय के ऊपर, और विजय को कहा कि उस बिल के ऊपर एक्सेप्टेड ये वर्ड लिखो, एक्सेप्टेड वर्ड लिखो और उसको एक्सेप्ट करो, और वो बिल वापस रिटर्न करना है. तो वैसे ही हुआ. अजय ने बिल ड्रॉ किया, विजय ने बिल एक्सेप्ट किया, और विजय ने ये बिल किसको दे दिया, अजय को दे दिया. ओके, ये बिल अजय के पास आ गया है. मतलब अजय के पास प्रूफ है अभी कि विजय उसको पैसे देने वाला है. कल को अगर वो विजय मना करता है पैसे देने से, या विजय पैसे नहीं देता है, तो अजय हैज ए लीगल डॉक्यूमेंट. वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है, और वो पैसे अपने वसूल कर सकता है. ओके, तो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से ड्रॉवर के पास एक प्रूफ होता है, एक गारंटी होती है कि मेरे को पैसा वापस मिलेगा. ओके, अगर ये ओरल ट्रांजैक्शन होगा, अगर ये सिर्फ मुंह ज़बानी ट्रांजैक्शन होगा, हाँ ठीक है एक काम कर मुझे 2 महीने के बाद पैसे दे दे, ये ओरल ट्रांजैक्शन ऐसा हो गया, तो उसका कोई गारंटी है कि पैसा मिलने का? नो. देन द सेलर कैन नॉट sue the buyer in the court of law also, क्योंकि कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न प्रूफ
प्रूफ नहीं है। बट ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न प्रूफ होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर कुछ टर्म्स है, अभी हम लोग देखेंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा ड्रॉवर देखा, ड्रॉवी देखा, पेई देखा, 3 पार्टीज हमने ऑलरेडी देखे हैं। ये 3 पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फर्स्ट पार्टी है ड्रॉवर, जो ड्रॉ करता है बिल, जो एक्चुअली सेलर है, पर हम लोग सेलर नहीं बोलेंगे, उसको ड्रॉवर बोलेंगे। दूसरा पार्टी ड्रॉवी, मतलब जिसने पहले सामान खरीदा होगा वो एक्सेप्ट करता है बिल को, वो एक्सेप्टर है, इसीलिए उसको ड्रॉवी बोलते हैं। और थर्ड पार्टी है पेई। पेई ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ड्रॉवर का कोई क्रेडिटर होगा, हो सकता है ड्रॉवर का कोई क्रेडिटर होगा, उसलिए ड्रॉवर ने पेई को अपॉइंट किया है, राइट, कि पैसे उस पर्सन को मिले तो उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्टीज ऑलरेडी हमने देखी। अभी हम लोग देखेंगे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर है, राइट, वो एग्जांपल में जो मैंने आपको दिया, उस एग्जांपल में जो अजय है ड्रॉवर है, वो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलेगा? ये जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर he will say bills of exchange as bills receivable, bills of exchange जो उसको प्रूफ मिल गया है, जो उसके हाथ में वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, राइट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, उसको वो ड्रॉवर बोलेगा बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉवी जो है उसी इंस्ट्रूमेंट को बोलेगा बिल्स पेएबल। ओके, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी फाइनल अकाउंट्स में, ट्रायल बैलेंस में आपने देखा होगा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ओके, डेबिट साइड में दिखाई देता है, और बिल्स पेएबल एक क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉवर को पैसे मिलने वाले हैं, उसको पैसे लेना है, इसीलिए वो बिल्स रिसीवेबल बोलेगा, और ड्रॉवी उसको बोलेगा बिल्स पेएबल, क्योंकि ड्रॉवी को पैसे देने हैं। चलो ठीक है, अभी हम लोग उसका एक दूसरा टर्म देखते हैं, ड्यू डेट। अभी हम लोग जो टर्म देखने जा रहे हैं, दैट टर्म इज ड्यू डेट। नाउ व्हाट इज ड्यू डेट? दैट वी आर गोइंग टू सी। ड्यू डेट is a date on which the payment of the bill is to be made. ड्यू डेट वो दिन है जिस दिन बिल का पैसा पे किया जाएगा। डेफिनेटली ड्रॉवी पे करेगा, ड्रॉवी पे करेगा, ड्रॉवर को पे करेगा, या पेई को पे करेगा, या बिल जिसके पास भी होगा, होल्डर ऑफ द बिल, he will pay to the person। पर पे कौन करने वाला है? ड्रॉवी पे करने वाला है। जिस दिन वो पे करेगा उस दिन को हम लोग कहते हैं ड्यू डेट। ओके, तो ये जो ड्यू डेट है कैसे कैलकुलेट होता है? ड्यू डेट का कांसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, पर कैलकुलेशन कैसे होगा दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। In today's lecture we will see that how to calculate a due date. For that we will take some example, and through that example we will try to understand that what is due date and how it is to be calculated. There is a certain method of calculating due date. Okay, तो अभी ड्यू डेट कैसे निकालने का वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो ये रहा ड्यू डेट। ओके, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी आज का टॉपिक है हमारा ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, the bill has been drawn and accepted today। आज जो डेट है वही लेता हूं मैं। आज डेट है 22 मई 2020। आज के दिन ये बिल ड्रॉ हुआ, आज के दिन ही ये बिल एक्सेप्ट हो गया, ऐसा मान के चलते हैं। तो ड्यू डेट कैसे होगा? उसका पीरियड है 3 months। द पीरियड ऑफ द बिल इज गिवन एज 3 months। ओके, तो ये 3 महीना जो है वो काउंटिंग स्टार्ट कहां से होगा? 22 मई से। 22 मई से आपको 3 महीना आगे जाना है।
तो आपको ये नहीं देखना है कि उस आगे वाले महीने में 31 डेज है, 30 डेज है या कितने दिन है, वो नहीं देखना है आपको। मई के बाद डायरेक्टली 3 महीना आपको काउंट करना है। मई के बाद अभी कौन सा महीना आता है आपको पता है? मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त। नाउ स्टूडेंट से मैं मई काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं मई का महीना यहां पर लिया ही नहीं मैंने। मई के बाद क्या आता है? जून। तो जून से स्टार्ट होगा, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, व्हाट स्टूडेंट्स डू नॉर्मली, दे टेक मई, जून, जुलाई, 3 मंथ्स हो गया, बट ये गलत है। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये जो मई 22 है, मई 22 से एक महीना कब खत्म होगा? जब आप मई 22 से एक महीना आगे जाओगे तब खत्म होगा। मतलब जून 22 को, जून 22 को एक महीना खत्म होगा, जुलाई 22 को 2 महीने खत्म होंगे, और अगस्त 22 को 22 ऑफ अगस्त 3 मंथ्स विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो ये जो 3 मंथ्स का जो पीरियड है दैट विल कम टू एंड ऑन 22 ऑफ अगस्त। तो यहां पर मैं डेट लिखने जा रहा हूं अभी, 22 अगस्त 2020। डेट लिख लो, 22 अगस्त 2020। ये जो डेट है वो ड्यू डेट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये ड्यू डेट है, नो, 3 महीना जरूर कंप्लीट हो गया है पर ड्यू डेट नहीं है। ड्यू डेट के लिए मुझे उसके अंदर और कुछ ऐड करना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डेट कैलकुलेट अभी किया है मैंने, ये जो है वो है नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, nominal is just for namesake, that is not a due date, and that on that day Drovey is not going to pay anything. Drovey कोई पेमेंट नहीं करने वाला है। ओके, वो एक नॉमिनल ड्यू डेट है, जस्ट उसका पीरियड खत्म होता है 3 मंथ्स का, वो इंडिकेट करता है। बट द लॉ सेज दैट द Drovey should be given 3 extra days to make the payment of the bill. ओके, मैं नहीं बताता हूँ, लॉ बताता है। लॉ सेज कि आपको 3 एक्स्ट्रा दिन देना है ड्रॉवी को पेमेंट करने के लिए। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितने दिन? 3 डेज। ओके, ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर रहे हैं, दैट 3 एक्स्ट्रा डेज विल बी कॉल्ड एज ग्रेस डेज। क्या बोलेंगे उसको हम? ग्रेस डेज। ओके, तो कभी भी जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करते हो तो पहला नॉमिनल ड्यू डेट आएगा, और नॉमिनल ड्यू डेट के अंदर 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे, और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद में जो डेट आएगा वो होगा आपका लीगल ड्यू डेट। 22 + 3 = 25 अगस्त 2020। ये होगा लीगल ड्यू डेट। ओके, तो ये एग्जांपल से आपको समझा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट अ ड्यू डेट। ध्यान से देख लेना आप लोग इसको कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है और कौन से टर्म्स है इसके अंदर। ड्यू डेट एक टर्म है, वो आपको समझाया मैंने क्या होता है ड्यू डेट। अभी ये नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है वो समझो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे टर्म्स है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत काम आने वाले हैं। ये आपके फिलअप्स में, आंसर इन 1 सेंटेंस में, या फिर आंसर इन 1 वर्ड में, या अभी नया आपके अंदर ऐड हो गया आपके सिलेबस में अभी ट्रू और फॉल्स। ओके, विद रीजन दैट ट्रू और फॉल्स, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ओके, तो ये कंसेप्ट आप समझो, नॉमिनल ड्यू डेट किसको बोलते हैं। दिस इज नॉट एन एक्चुअल ड्यू डेट, यहाँ पर कोई पैसे दे दिए नहीं जाएंगे। ये नॉमिनल ड्यू डेट है, इट इंडिकेट्स ओनली दैट द पीरियड इज ओवर। जितना भी उसने समय मांगा था वो समय वहां पर खत्म हो जाता है, राइट। तो लॉ की तरफ से उसको 3 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं।
to make the payment of the bill. Now somebody can ask me, sir ये law क्यों बोलता है 3 extra दिन देने के लिए? Why such thing we have kept? Why there is in the law that 3 extra days should be given to the drawee to make the payment of the bill? Okay, there is a logical reason behind that. कि drawee has to arrange for the payment of the bill. Might be he has kept in some account. He might have given this money to someone else, या उसको अपने क्रेडिटर से पैसा लेना होगा, वो लेकर उस 3 दिन में आएगा, वो अरेंजमेंट करेगा. मतलब ये बेसिकली उसको ड्यू डेट के दिन पेमेंट करने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, और वो पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए उसको ये 3 एक्स्ट्रा दिन दिए गए हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई द ड्रॉवर हैज टू गिव 3 एक्स्ट्रा डेज टू द ड्रॉवी. और वो 3 एक्स्ट्रा दिन जो दिए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्रेस डेज. ये बात आप ध्यान में रखना. ओके, ग्रेस डेज क्या होता है ये आ सकता है. व्हाट आर ग्रेस डेज? You will say 3 extra days given by the drawer to the drawee to make the payment of the bill is called as an grace days. Grace days ऐड करने के बाद ही ड्यू डेट कैलकुलेट होगा, वरना ड्यू डेट कैलकुलेट वैसे नहीं किया जा सकता बिना ग्रेस डेज के. ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया जहां पर मैंने आपको समझाया कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ओके, सो अगेन वी विल सी वन मोर एग्जांपल, क्योंकि डेफिनेटली एक एग्जांपल में आपको समझेगा नहीं कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो वन मोर एग्जांपल I will take and I will show you that how this is drawn. So here we will take some other dates. Okay, कोई और दिन हम यहाँ पर ले लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए suppose the bill is been drawn and accepted on say 1st January 2020. डेट है, बिल का जो डेट है वो है 1 जनवरी 2020. उस दिन वो बिल ड्रॉ भी हुआ, एक्सेप्ट भी, ऐसा मान लेते हैं हम. ओके, उसके बाद उसका पीरियड जो है, उसका जो क्रेडिट पीरियड है, दैट पीरियड इज गिवन एज 2 months, 2 महीने का है. तो आपको फाइंड आउट करना है ड्यू डेट. हाउ यू विल डू? इट्स वेरी सिंपल. एज आई टोल्ड, 1 जनवरी 2 महीना आगे चलो, जनवरी के बाद में फरवरी, फिर मार्च. ओके, तो जो 1 मार्च है, क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी है ना, तो वहां पर भी क्या होगा, 1 मार्च होगा, क्योंकि 2 महीना आप आगे जा रहे हो. जनवरी को काउंट नहीं कर रहे हो आप. जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च. तो जो डेट आएगा, मतलब वो 2 महीना खत्म जिस दिन होगा, वो डेट कौन सा होगा? वो होगा 1 मार्च 2020. और इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट. उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट. अब ये नॉमिनल ड्यू डेट आने के बाद आपको पता है 3 एक्स्ट्रा दिन उसके अंदर देने होते हैं, तो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे प्लस 3 ग्रेस डेज. ओके, नाउ 1 plus 3 is equal to 4. ओके, तो 4th March 2020 will be your legal due date. ओके, अब यहां पर 4th मार्च 2020 आपका लीगल ड्यू डेट है. लीगल ड्यू डेट कैसे निकालते हैं या ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, ये एग्जांपल से आपको अभी और भी क्लियर हो गया होगा. राइट, यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू कैलकुलेट. अभी कोई भी डेट दे दो, कोई भी डेट आपके सामने आता है, तो आप तुरंत वो क्रेडिट पीरियड लेकर उसका ड्यू डेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. इजीली यू कैन डू नाउ. ओके, एंड आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा इसके अंदर कैलकुलेशन होता है या कुछ भी नहीं है इससे.
आराम से ड्यू डेट आप निकाल सकते हो। बट देयर इज समथिंग देयर आई हैव टू टेल यू, बहुत जरूरी है कि ड्यू डेट के अंदर वो चीज मालूम होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आपको कि कैसे अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट। ओके, आई विल चेंज एन एग्जांपल, डेफिनेटली यू विल गेट टू नो समथिंग न्यू अबाउट ड्यू डेट हियर। ओके, अभी हम लोग लेते हैं जो डेट ऑफ बिल हमने लिया था 1 जनवरी, उस पीरियड को हम लोग लेते हैं 12 मई, और यहां पर 2 महीना था, इसको करते हैं हम लोग 3 मंथ्स। देखो डेट क्या होगा 12 मई 2020, व्हाट वी हैव टेकन 12 मई 2020, ठीक है। तो अभी इस बिल को ड्रॉ किया गया है, इस दिन ये बिल को एक्सेप्ट किया गया है, ऐसा मान लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि जिस दिन ड्रॉ किया है बिल और जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया वो एक ही है। बाद में मैं इसके बारे में और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जो बताऊंगा आपको मैं। ओके, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डेट है 12 मई है, हमको आगे कितना महीना जाना है 3 महीना, तो मई के आगे 3 महीने आप काउंट करो। मई के आगे जून, जुलाई, अगस्त। ओके, तो ये जो नॉमिनल ड्यू डेट है वो क्या आएगा 12 अगस्त 2020। ओके, मैं बोल सकता हूं कि 12 अगस्त 2020 इज अ नॉमिनल ड्यू डेट। अभी एज पर द रूल वी विल ऐड 3 डेज फर्स्ट। ये 3 दिन जो क्या है वो ग्रेस डेज है, ग्रेस डेज। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा है सबको। 3 ग्रेस डेज हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, तो व्हाट डेट विल कम, इट विल बी 15 अगस्त 2020। ओके, 15 अगस्त 2020 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। एंड एज पर योर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ, अभी तक आपने जो सुना, आपने जो समझा, उसके हिसाब से आप बोलोगे सर ड्यू डेट आएगा 15 अगस्त 2020, बट आई विल से नो, 15 अगस्त 2020 will not be the due date। ये जो है वो ड्यू डेट नहीं होगा। I have cancelled it out, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। देखो यहाँ पर कट मार दिया मैंने कि ये ड्यू डेट नहीं होगा। Now why it will not be a due date? Because everybody of you know that 15th August is our Independence Day. 15th August is our Independence Day. It is a national holiday. ये एक नेशनल हॉलीडे है। और माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि ये जो नेशनल हॉलीडे है उस दिन सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब कुछ बंद रहता है। ओके, इस दिन सारे जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे ऑल आर क्लोज्ड, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से दैट ड्यू डेट विल नॉट बी पॉसिबल ऑन 15th अगस्त। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेलिंग दैट, ये लॉ बोलता है कि ड्यू डेट जो है वो नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा कि किसी ट्रांजैक्शन के बीच में आप ऐसे देखोगे कि ड्यू डेट जो है 15 अगस्त आता है, तो आप उसका ड्यू डेट 15 अगस्त न लेते हुए वी विल कैलकुलेट, वी विल टेक इट एज 14th अगस्त 2020। हम 15th के बदले में अभी क्या ले लेंगे 14th ले लेंगे। Now here also there will be a confusion for the students कि बोलेंगे अरे अगर 15th हॉलीडे है तो एक दिन बाद 16th क्यों नहीं लेते हैं। It says no, the law says no. Already 3 extra days we are going to give to the drawing. Already 3 extra दिन उनको दे चुके हैं हम लोग। Okay, drawing knows कि ड्यू डेट कौन सी दिन आ रहा है, 15th अगस्त आ रहा है, सो उसको एक दिन पहले ही अरेंजमेंट करके रखना होगा। ओके, उसको और एक दिन नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ऑलरेडी ये 3 दिन उसके ऊपर एक तरह से ये ग्रेस डेज बोला गया उसको, राइट। ये उसका पीरियड खत्म हो चुका है ऑलरेडी, उसको एक्स्ट्रा 3 दिन मिल रहे हैं, और ऐसा हॉलीडे आ जाएगा तो उसको और एक दिन एक्स्ट्रा अगर मिल जाता है तो 4 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, एंड इट विल बी
आई थिंक इट विल बी एन इनजस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द ड्रॉवर कि उसको 3 दिन तो ऑलरेडी वेट करना पड़ रहा है, चौथा दिन भी उसको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए लॉ बोलता है कि जब कभी भी कोई भी ड्यू डेट नेशनल हॉलिडे के दिन आएगा तो उसको एक दिन पहले लेने का, उसको लेने का है 14th of August या इन दिस केस। नाउ यू विल टेल मी कि सर कौन से हॉलिडेज हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। ऐसे तो सारे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑल नेशनल हॉलिडेज cannot be a due date, okay, but let me tell you, you have to remember only 2 dates. One is 15th August and the other one is 26th January, which is our Republic Day. Republican Day जो है वो एक याद रखना है, और एक इंडिपेंडेंस डे वो एक आपको याद रखना है, okay. इन केस समझो अगर आपका ड्यू डेट कैलकुलेशन करने पर एज पर द गिवन मेथड आपका 26th of January आता है, तो अगेन यू विल नॉट टेक 26 January, यू विल टेक 25th January, मतलब एक दिन पहले, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे इस बात की कि जब कभी भी ड्यू डेट आप कैलकुलेट करोगे तो वो 3 दिन एक्स्ट्रा तो दोगे आप, पर बाद में देखोगे कि वो नेशनल हॉलिडे नहीं है, ओके। ये नेशनल हॉलिडे है या नहीं है ये आपको 2 ही जगह याद रखना पड़ेगा, वो है एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी को याद रखो। बाकी अगर ऐसा कुछ और हॉलिडेज वगैरह होते हैं, नेशनल हॉलिडेज होते हैं, तो वो सब में दिए जाएंगे, ओके। प्रॉब्लम जो आपको दिया जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसके अंदर वो डेज मेंशन किए जाएंगे कि ये दिन नेशनल हॉलिडे था या ये दिन हॉलिडे है, तो ड्यू डेट इस दिन पॉसिबल नहीं है, ओके। दैट वी विल डू। पर अभी फिलहाल के लिए आपको 2 ही डेट याद रखने हैं, एक 14th अगस्त, एक 15th अगस्त और एक 26 जनवरी। इस 2 दिन में ड्यू डेट नहीं आना चाहिए, और आता भी है ड्यू डेट तो एक दिन हम लोग उसके पहले ले लेंगे। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको इस लेक्चर में मैंने आपको आज समझाया। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ड्यू डेट, यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज का टॉपिक मेरा ड्यू डेट था। जो ड्यू डेट आपको समझाना मुझे कि ड्यू डेट किसको कहते हैं, ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है, क्या रूल्स है ड्यू डेट के रिलेशन में, तो आपको यहाँ पर आप सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ड्यू डेट कैसे होता है, ड्यू डेट क्या होता है और ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है, और कौन से दिन ड्यू डेट नहीं लिया जाता वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। स्टूडेंट ग्रेजुअली वी विल मूव फॉरवर्ड। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं, ओके। तो meanwhile I like to tell you that you are having टेक्स्ट बुक इन PDF फॉर्म, ओके। तो PDF टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है, you can just go through that टेक्स्ट बुक and you will see that what is given। जो लेक्चर्स है वो तो सुनो ही सुनो, पर साथ ही साथ आप अपना टेक्स्ट बुक भी रेफर करो, ओके। तो टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो आपको और थोड़ा डीप नॉलेज आएगा, या टेक्स्ट बुक पढ़ के लेक्चर सुनते हो तो और भी ज्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए। मतलब आपको पहले से नॉलेज होगा किस बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक मैं ले रहा हूँ और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।